अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला पार्लियामेंट में हल होगा या पार्लियामेंट से बाहर हल होगा, इस पर हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने है। दिलचस्प बात यह है कि काफ़ी अरसे तक ऑपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करती थी कि हुकूमत पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रही, लेकिन अब हुकूमत ऑपोजिशन पर यह तनकीद कर रही है कि अहम फैसले पार्लियामेंट में नहीं हो रहे और ऑपोजिशन पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रही है। इलेक्शन रिफॉर्म बिल जो है कौमी असम्बली से पास हो चुका है और हुकूमत का कहना है कि हम इसको सेनेट से भी पास करवा लेंगे, लेकिन ऑपोजिशन इस मामले पर एपीसी बुलाना चाहती है। कल नून लीग ने यह फैसला किया कि हम एपीसी बुलाएंगे और इसके बाद नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने राब्ता किया मौलाना फजल रहमान से और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, और उन दोनों रहनुमाओं ने भी हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने इस बात की हिमायत की है कि एपीसी इस मामले पर होनी चाहिए। नून लीग का कहना है कि इसमें सियासी जमातें होंगी, तमाम सियासी जमातें होंगी और सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग भी शामिल होंगे। फवाद चौधरी और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त जो फैसले हैं वो ऑपोजिशन पार्लियामेंट से बाहर करना चाहती है क्योंकि वो पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहे। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने आज कराची में गुफ्तगू की और ये कहा कि पार्लियामेंट उस वक्त मजबूत होगी जब फैसले पार्लियामेंट में होंगे, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ पार्लियामेंट से बाहर फैसला करना चाहते हैं और वो बाहर फैसले इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पार्टी का कंट्रोल इस वक्त मियां नवाज शरीफ के पास है, मरीम नवाज के पास है, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। और पार्लियामेंट मजबूत होगी अगर आप फैसले पार्लियामेंट के अंदर लेके आएंगे। मुझे बहुत ही अफसोस है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसा अहम मामला है उसके ऊपर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फैसला किया है कि पार्लियामेंट के अंदर उस मामले को नहीं लेके आएंगे बल्कि पार्लियामेंट से उसको बाहर तय करना चाहते हैं। और वो क्यों तय करना चाहते हैं? क्योंकि लगता यूँ है कि शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर वो मुस्तार लिया हुआ, वो उनके अपने पास नहीं है। वो कंट्रोल नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज ये एक्सरसाइज करती हैं। इसकी वजह से ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नज़र नहीं आते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ अपने फैसले करने पर आज़ाद नहीं है। पार्टी का कंट्रोल नवाज शरीफ और मरीम नवाज के पास है जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए नून लीग चाहती है कि ये तमाम फैसले पार्लियामेंट के बाहर हों। इस हवाले से आज असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस डिक्टेटरशिप दौर की रिवायत है, जमहूरियत में सबसे बड़ी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट होती है। इस पर दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ लेंगे, जिसके लिए हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का पार्टी पे कंट्रोल नहीं है, पार्टी के फैसले मरीम नवाज और नवाज शरीफ करते हैं जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। इस वजह से नून लीग चाहती है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला जो है वो एपीसी में जाके जेरे बहस आए, वहां पे जाके उस पर बातचीत हो, बजाय इसके कि पार्लियामेंट में हो। देखिए, फवाद चौधरी साहब जो है वो हस्बे मामूल जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो करते रहते हैं और झूठ के अलावा और इस किस्म की बेमानी गुफ्तगू के अलावा तो उनको कोई और काम नहीं है। लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं और वो तमाम फैसले जो हैं वो मुशावरत से करते हैं। उस मुशावरत में मरीम नवाज साहबा भी शामिल होती हैं, बाकी लोग भी सीनियर जो है वो शामिल होते हैं। मामला ये है कि जब पार्लियामेंट को ये इज्जत ना दे, ये पार्लियामेंट का एहतराम ना करें और पार्लियामेंट में बैठ के अपोजिशन को गालियां देने के अलावा जो है वो इसके अलावा कोई काम ना हो इनका, वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन को पार्लियामानी तारीख में पहला मौका है कि 4 दिन उन्होंने उनको स्पीच नहीं करने दी। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि जी पार्लियामेंट को अपोजिशन इज्जत नहीं दे रही, ये तो बिल्कुल एक जो है वो बेमानी बात है। इन्होंने जो इलेक्शन अमेंडमेंट्स ये लेके आए हैं वो कतन गैर आईनी है, गैर कानूनी है और किसी भी इलेक्शन एक्ट में या इलेक्शन से मुतल्लिका लॉ में हमेशा जो है वो तरामीम इस तरह से की जाती हैं। तो राना साहब, अगर ये तरामीम गैर आईनी, गैर कानूनी है तो इस पर बहस सेनेट में क्यों नहीं करते? वहां पे जाके करें। अभी ये बिल सेनेट से तो पास नहीं हुआ, सेनेट में तो अक्सरियत भी ऑपोजिशन की है ना, अदबी एतबार से। मामला ये है कि सेनेट में भी इसके ऊपर बहस होगी, सेनेट में भी हर चीज जो है वो सामने लेके आएंगे, लेकिन मामला ये है कि इलेक्शन लॉज या जो इलेक्शन एक्ट है जी, इसमें शहजाद
हमेशा ये होता है कि पूरी अपोजिशन नहीं बल्कि तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है, उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाता है। इससे पहले जब इलेक्शन एक्ट 2017 जब रिफॉर्म हुआ, वो रिफॉर्म जब हुई तो कोई तकरीबन 100 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी। सही। और उसमें तमाम पोजीशन की जमातों को ऑन बोर्ड किया गया था, पीटीआई भी उसमें शामिल थी। और उस वक्त जो चीज़ें तय हुई थी, उस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए वोटिंग का जो तरीक़ाकार तय हुआ था, उसके मतलब जो ये प्रोग्राम बना था, गालबन सेक्शन 94 था, उसमें ये लेजिस्लेट किया गया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट करेगा। और उस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे में जो उसकी फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, जो ठीक है, मैं इसकी तफसील में जाता हूँ। राना साहब, मुझे जरा फरूक हबीब साहब को इंक्लूड करने दीजिए। फरूक हबीब साहब वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब तो हस्बे रिवायत झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। शहबाज शरीफ जो फैसले करते हैं वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ और दीगर लोगों से मुशावरत के बाद ही करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि मकसद ये एपीसी बुलाने का ताकि तमाम पार्टीज इसमें शामिल हो जाएं, और क्योंकि आप लोग इज्जत नहीं देते पार्लियामेंट को, आप लोग पार्लियामेंट में गालियां निकालते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि फैसले हम तमाम मुशावरत से, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एपीसी में करेंगे। देखिए, बात यह है कि पार्लियामेंट को इनके चलने कब दिया इन्होंने। पार्लियामेंट की बेतकवीरी के अंदर तो ये खुद पेश हैं। मैं कुछ हकायक आपके सामने रखे देता हूँ। 2008 से 2018 तक 10 साल पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत रही। आप ज़रा रिकॉर्ड उठा के देखें कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ख़िलाफ़ और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इन 10 सालों में कितने वॉकआउट्स किए, कितने बाइकआउट्स किए, कितनी हुल्लड़बाजी हुई, कितनी गालम गलोच हुई, आपको ना होने के बराबर नज़र आएगा, क्योंकि दोनों का मुका था। यहाँ पर पिछले 3 साल के अंदर अपोजिशन की जो दिलचस्पी है, वो दिलचस्पी सिर्फ है वो प्रोडक्शन आर्डर्स लेने के लिए है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप लेने के लिए है, और उसके बाद उससे इस्तीफ़ा दे देना, बाइकआउट कर देना, इसके अंदर रही। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसी पार्लियामेंट ने 110 कवानीन पास किए हैं। अभी हालिया दिनों में जिन बिल्स का इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि एक दिन में 21 बिल पास हो गए, उनमें से शहजाद इकबाल साहब, आपकी इतला के लिए और व्यूअर्स की इतला के लिए, उनमें से बेशतर बिल ऐसे हैं जो 2019 में पार्लियामेंट के सामने ले किए गए, जिनकी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी से पास होकर 2020 से पड़ी थी। 1.5 साल से 2-2 साल से बिल्स पार्लियामेंट में पड़े थे। ऑपोजिशन का मुंह तक रहे थे कि ये आएंगे, डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, तो फिर ये बिल पास होंगे। इनकी अदम दिलचस्पी थी। इनकी दिलचस्पी इस्तीफ़ों पर, अदम एतमाद पर, पीडीएम के आर पार और अब खवार होने वाले मामलात की तरफ है। अब जो ये बात कर रहे हैं एपीसी की तरफ जाने की, इनसे सवाल ये पूछें कि फ़खर अमाम जैसे शख्स जो साबका स्पीकर रह चुके हैं, जो सबके दरमियान जो है वो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड रिस्पेक्ट है, उनकी सरबराही में कमेटी बनाई गई कि इनसे रब्ता करें, इनसे मुलाकात करें। इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। 20 बार मुख्तलिफ मौक़ों पर स्पीकर कौमी असम्बली ने डिफरेंट मौक़ों के ऊपर इनको दावत दी, ये बैठने को तैयार नहीं होते। इनके रवैये तो इनके अपने हैं। चलें, हम एहतजाज कर रहे थे कि जी अपोजिशन जो है वो हर बार हमसे जो तय करती है कि हमारी बात सुनेगी, हम इनकी बात सुनेंगे, उससे ये पीछे हट जाते हैं। इनसे पूछने वाला ये सवाल है, शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं तो नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस क्यों गालम गलोच कर रहे थे? वो अपनी सीटों पे एहतजाज क्यों कर रहे थे? वो हुकूमती बेंचों के ऊपर आके लपक लपक के हमले करने की क्यों कोशिश कर रहे थे? क्योंकि इनके अंदर अपने इतफाक नहीं है। ये मरियम वाली जो बात कर रहे थे, अगर इतफाक हो तो शहबाज शरीफ पाँव पकड़ने की बात कर रहे हैं, घुटनों को हाथ लगाने की बात कर रहे हैं, मरियम जो है वो मज़ाहमत की बात कर रहे हैं, तो तफरीक तो इनके अपने रैंक्स के अंदर आपको नजर आती है ना। लेकिन फारूक हबीब साहब में तो बता रहे हैं कि कोई दीगर जमातों का एक मौक़िफ़ ये रहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जो भी आप बात करना चाहते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को भी इसमें शामिल करें ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। आप सिर्फ एतराज़ ऑपोजिशन नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि बहुत सारी तरामीम ऐसी हैं जो कि आइन से मुतसादिम है और बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी तफसीलात ही नहीं बताई है हुकूमत ने। इसको कहते हैं शहजाद, जो अपोजिशन की तरफ से इसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाना। वही लोग जो कल इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह रहे थे, जो इनको आरटीएस हजम नहीं हो रहा था, जो इलेक्शन कमीशन के बाद 2-3 माह पहले एहतजाज करते नजर आ रहे थे। नहीं, मैं तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दे रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन भी मुतमईन नहीं है। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन पे तो मैं आता हूं ना। मुझे ये कल मैंने देखा तो कल ये बड़ा दफा करने लगे हुए थे, भाई आईनी इदारा है, आईनी इदारे का हम भी एहतराम करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पार्लियामेंट की सुपरमेसी।
पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है, इंतखाबात जो हैं वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत होने हैं। जहाँ तक रह गई बात इलेक्शन कमीशन की पावर्स की, तो वो आइन के आर्टिकल 218 में मौजूद है। पावर्स में आपने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवाने हैं। 2013 का वो इलेक्शन जिसको आरओ इलेक्शन हुए 125 दिन का हमने धरना दिया, वो जदोजहद हमने की। इनमें से किसने की? थोड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूँ आपके सामने। 10 सेकंड में, 1 मिनट, फिर आप ले लें मौकफ, फिर आप मौकफ ले लें 10 सेकंड में। PMLN ने 2018 के बाद सिर्फ जो इंतखाबी उसदारी की कौमी असम्बली के अंदर इन्होंने जो पटिशन्स दायर की वो 15 थी, सूबाई असम्बली में 28, सबसे ज़्यादा 23 पटिशन्स 2018 में धांधली के खिलाफ इंतखाबी उसदारी पे कौमी असम्बली में PTI ने की, 53 हमने इलेक्शन सूबाई असम्बलियों के ऊपर की है। तो इनमें से कौन लेके गया इंतखाबी उसदारियों के ऊपर? कितनी दिलचस्पी मुझे जरा मौके ले लेने दें। राणा साहब वो कह रहे हैं कि फखर इमाम साहब इन्होंने जो कि बड़ी एक न्यूट्रल शख्सियत हैं, उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई और वो बार बार कहते रहे कि मुलाकात करें, स्पीकर कहते रहे, लेकिन आपने मुलाकात नहीं की। जब आपने मुलाकात नहीं की, उन मीटिंग्स में शामिल ही नहीं हुए, फिर ये शिकायत क्यों कर रहे हैं कि आपके दौर में 100 मीटिंग्स हुई थी, वो भी कह रहे थे हमसे मुलाकात करें, उस वक्त आप कहते थे हम नहीं बैठेंगे इनके साथ? जी, फखर इमाम साहब ने कभी हमारे साथ राब्ता नहीं किया। वो खुद जब भी कभी जो अपना है जो यानी पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स हैं में मिलते हैं तो वो अपना रोना रोते हैं। वो खुद ये कहते हैं कि इनका ये हाल है कि ना कोई यहाँ पे किसी को कोई पूछता है, ना किसी के पास कोई इख्तियार है। बनी गाला से जो इशारा आ जाता है उसके मुताबिक जो है ये सारे नाचना शुरू कर देते हैं। स्पीकर असम्बली जो है उसके पास कोई इख्तियार नहीं है उस गरीब आदमी के पास, वो अपनी इज्जत बचा के बैठा है। अब ये फखर इमाम साहब से पूछना पड़ेगा जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने की भी है या नहीं की है। और उसके बाद स्पीकर असम्बली में इतनी जुर्रत नहीं है कि उसके सामने लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर को रोकने के लिए मिनिस्टर जो है वो बेंचों पे चढ़ के जो है वो बुक्स फेंक रहे थे अपोजिशन के ऊपर और अपोजिशन लीडर के ऊपर कि वो किसी जो है वो मिनिस्टर के खिलाफ कोई जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सके। मामला ये है कि ये चीज़ें तो सिर्फ फुरही बातें, ये प्रोपेगेंडा करना, इस किस्म की गुफ्तगू करना कि जी ये हो गया वो हो गया, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि उन्होंने 3 सालों में किया क्या है। अब आप आए इस बात के ऊपर, ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट्स करनी चाहते हैं वो जिस चीज़ का इख्तियार ही नहीं है पार्लियामेंट को कोई लेजिस्लेशन जो है वो आइन के बरक्स करने का इख्तियार नहीं है। ये इन्होंने वो अमेंडमेंट्स कर दी हैं जो आइन के जो है वो खिलाफ है। अब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 72-73 सालों में या दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है कि पर्सन स्पेसिफिक जो है वो लेजिस्लेशन हो। ये फैसल वाडा के लिए जो है इन्होंने आइन भी तरमीम कर दी है और इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम कर दी है, जब जिसका इख्तियार ही नहीं है। अब इन्होंने जो किया है वो इसमें अमेंडमेंट में कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो जिस दिन फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर होगी, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे, जिस दिन बयान हल्फी बंदा देगा कि जी मैं डुअल नेशनल हूँ या नहीं हूँ, उस दिन से उसका इतलाक नहीं होगा। उसका इतलाक उस दिन से होगा जो कि स्क्रूटनी जो कि 10 दिन या 15 दिन बाद होगी, वहां से होगा उसका। यानी जिस दिन फैसल वाडा साहब जो हैं वो सेव होते हैं वहां से होगा इसका इख्तियार। और इस एक सेक्शन का इतलाक जो है ये होगा 2 अक्टूबर 2017 से, यानी उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है इन्होंने। यानी ये इस किस्म के तो ये काम कर रहे हैं। ये राणा साहब एक सेकंड, राणा साहब मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। राणा साहब क्योंकि राणा साहब मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं राणा साहब, इस पे कल एहसन इकबाल साहब ने भी हमें यही कहा था कि ये फैसल वावडा को NRO देने के लिए किया गया है। तो इस पे स्पेसिफिकली फरूक हबीब साहब मुझे जवाब दे दीजिए। हमने भी इस चीज़ की निशानदेही की थी कि ये एक तरमीम ऐसी है जिसका इतलाक 2017 से होगा, बाकी तमाम तरामीम का इतलाक उस वक्त से होगा जब ये कानून बन जाएगा। तो ये जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 62-63 के हवाले से कि जो असेसमेंट होती है नॉमिनेशन पेपर्स की, उसकी जो कट ऑफ डेट है अब वो स्क्रूटनी की डेट कर दी गई है। क्या ये फैसल वावडा को आप NRO देने के लिए ये कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनसे प्रोपेगेंडा आप जितना मर्जी करवाना चाहें वो आप करवा लें। फैसल वाडा जो है वो रिज़ाइन दे चुके हैं, वो अब मेंबर ऑफ सेनेट हैं।
लिहाजा उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म की ना तो इस तरमीम का इतलाक होता है, ना उस कानून का कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर रहता है। लिहाजा बात यह है कि उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस इसी वजह से जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया। तो उसकी कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनका उसकी इंपॉर्टेंट कोई हैसियत, इलेक्शन कमीशन में तो ये मामला है ना फारूक हबीब साहब, तो और अगर आप कहते हैं कि इस वजह से नहीं है तो फिर जरा बता दीजिएगा इसकी मंतक क्या है कि एक कानून आप जो चेंज करना चाहते हैं उसका इतलाक 2017 से होगा। देखें वो उसका नहीं, देखें उसमें और भी चीजें हैं ना, उसमें और चीजें भी हैं कि अब जिस तरह इसाकदार हैं वो वहीं से बैठ के बाहर भागे हुए हैं, भगौड़े हैं, क्योंकि शरीफ खानदान का सारा मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास है, वो मुल्क से बाहर हैं, वो वहीं से सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं। और एक अपर हाउस जो कि पार्लियामेंट के जिसके बगैर मुकम्मल नहीं होती, कानून साजी के अंदर उसका अहम किरदार है, उसके मेंबर के तौर पर उन्होंने हलफ ही नहीं उठाया। तो क्या जो है इसी तरीके से सारी टर्म ये एक अलग मामला है, लेकिन मुझे ये बताइए जिस आर्टिकल 62-63 नहीं हो सकती, नहीं ठीक है वो एक अलग मामला है, लेकिन जिस हवाले से इमरान खान कहते रहे कि 62-63 पे पूरा कोई शख्स उतरे तभी वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, तो इसमें अब जो आप तरमीम करने जा रहे हैं क्या वो पर्सन स्पेसिफिक है? क्योंकि ये एक वाहिद शिक नजर आती है जो कि आप बैक डेट से करना चाहते हैं। नहीं, देखें किसी सूरत भी जो है वो कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। और अभी ये मामला जो है वो सेनेट में है, जिस तरह आपने कहा था ये जो एपीसीज की बात हो रही है, कोई भी एतराज़ है, कोई भी मामला है, ये ले आए सेनेट की कमेटी के अंदर, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मौजूद है। अगर इन्होंने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में कोई अहमियत नहीं दी, कोई दिलचस्पी नहीं ली, वहाँ पर कोई किरदार अदा नहीं किया, तो अभी सेनेट में तो इनके नुमाइंदगी मौजूद है, ये वहाँ सेनेट में ले आए, जो इन्होंने वहाँ पर तीर चलाना है ये वहाँ पर चला लेना, शौक पूरा कर लें। अच्छा, लेकिन फारूक साहब मुझे ये बताइएगा, दो इश्यूज पे बात करते हैं। बुनियादी चीज़ है जी शहजाद, जो ईवीएम है, सुन लेना, ईवीएम जो है वो आप इलेक्शन एक्ट 2017 की भी बात हो रही थी, तो उसका आप उसकी शिक नंबर 103 निकालें जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक के हवाले से लिखा हुआ है। क्या कभी ऑपोजिशन को तौफीक हुई है? जो आज बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने ही वो कानून बनाया था, ये इलेक्शन कमीशन से कहें कि भाई आपने कितने जगहों के ऊपर ईवीएम का आपने पायलट प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, कितनी जगहों के ऊपर आपने जो है वो ओवरसीज को वोटिंग राइट देने के लिए आपने काम किया है। ये चाहते हैं कि जिस तरह मिसाके जमहूरियत में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट, मुझे मुख्तसर फारूक साहब एक बात का और जवाब दीजिए, मैं ले लेता हूं उसका जवाब। जी, मिसाके जमहूरियत में दोनों जमातों ने ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट लिखा, उसके बाद नवाज शरीफ ने 21वीं तरमीम पे बात की, जब असल काम करने का मौका आया तो हाथ खड़े कर गए। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन फारूक साहब एक जवाब मुझे दे दीजिए कि कुछ तरामीम ऐसी हैं जो कि ईसीपी कहता है कि आइन से मुतसादिम है। आर्टिकल 51(5) ये कहता है कि जो डिलिमिटेशन होगी पॉपुलेशन के तहत होगी, आपने उसको चेंज कर दिया है वोटर्स के तहत, ये आइन में तब्दीली का मामला है, आप कैसे कर सकते हैं? इसी तरह जो इलेक्टोरल लिस्ट बनाने का मामला है, आपने वो नादरा को दे दिया है और ईसीपी का इख्तियार था वो वापस ले लिया उनसे। देखें पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि जो भी शख्स 18 साल की उम्र का होता है वो ऑटोमेटिकली उसका शनाख्ती कार्ड बनता है, ऑटोमेटिकली वो वोटर ऑफ पाकिस्तान भी बन जाता है, और उसका जो भी इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है नादरा की जो सिस्टम के तहत ही इलेक्शन कमीशन की जो वोटिंग लिस्ट है वो उसके मुताबिक अपडेट हो जाती है, आप उसे चेक कर सकते हैं। पहले आपको याद होगा कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमारे फेक वोटर्स दर्ज होते थे। यहाँ पर एक ऐसा सेटअप था कि आप निचली सतह के ऊपर बैठ के इलाकों के अंदर ज़िला तहसील की सतह के ऊपर आप वोट दर्ज करवा लेते थे, उसमें नादरा का कोई अमल दखल नहीं होता था। तो नादरा जो है जो एक ऐसा इदारा है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसके पास पूरा डेटाबेस पाकिस्तानियों का मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के दीगर इदारे भी उनसे मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मदद हासिल करते रहते हैं। ये नहीं है कि नादरा और इलेक्शन कमीशन का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, पहले भी ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप अगर एमएनए हैं तो आप नुमाइंदगी सिर्फ 18 साल से ऊपर के वोटर्स की नहीं कर रहे, आप उनसे आप हर किसी की करते हैं। वोटर की बात कर रहा हूं ना, मैं पॉपुलेशन के हवाले से बात कर रहा था कि पॉपुलेशन का डाल दिया। अच्छा मेरे पास वक्त, मेरी बात नहीं फॉलो की, मैं समझ गया आपकी बात नहीं फॉलो की। मैंने कहा जो नया वोटर दर्ज होता है, मैं पॉपुलेशन के हवाले से बात कर रहा हूं फारूक हबीब साहब, मिलता है लफ्ज पॉपुलेशन को निकाल के आप वोटर कैसे कर सकते हैं जब ये आईनी मामला है? मुख्तसर मुझे बताइएगा, वक्त कम है ना मेरे पास। नहीं मुख्तसर देखें, बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख को पब्लिक प्रेस रिलीज जारी की, 17 को खत लिखा,
इलेक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पहुंच चुके हैं, उनको भी हम देख लेंगे। लेकिन कोई कानून आइन के मुताबिक बना है या नहीं बना, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, ये क्यों किया है? जब आपको लगता था कि ये आईनी मामला है, ईसीपी अब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, अब उसको आप जाके देखेंगे, तो ये पहले मामला हल कर लेते ना। यही मेरा सवाल था। एक ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का मामला संगीन होता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से शहरी इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क में कायम दुकानें और पवेलियन एंड क्लब गिराने में मसरूफ है, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम रिहायशी इमारत नस्ला टावर को भी मुकम्मल तौर पर गिराने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि ये बात साबित हो चुकी है कि नस्ला टावर कब्जे की जमीन पर तामीर किया गया है। इसकी तामीर से सर्विस रोड भी ब्लॉक हुई है। ऐसी गैर कानूनी तामीरात पर कोई रियायत नहीं दी जा सकती। तहरीरी फैसले में नस्ला टावर के मालकान को पाबंद किया गया है कि वो फ्लैट्स और दुकानों के अलॉटीज को असल रकम 3 माह में वापस करें। रकम की अदायगी की ताखीर की सूरत में अलॉटीज मार्कअप का दावा भी कर सकते हैं और बिल्डर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक भी रखते हैं। अदालत ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया है कि वो नस्ला टावर की इमारत फौरी तौर पे तहवील में ले लें और रिहायशियों को निकालने का अमल शुरू कर दें, जिसके बाद इमारत गिराने का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बिल्डर्स और रिहायशियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से आज चेयरमैन आबाद फयाज इलियास और मुतासरीन समेत दीगर अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें और नस्ला टावर के मकीनों या गुजर नाले के अतराफ रहने वालों का मौक़िफ़ भी सुना जाए। हम कहते हैं हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से कि जनाब ये शहर आपका अपना शहर है, क्यों ऐसे फैसले किए जाते हैं कि जिसमें लोगों का नुकसान होता है? आज क्यों ये ऑर्डर किए जा रहे हैं उन बिल्डिंग्स के कि जो बिल्डिंग्स तमाम किस्म के जो ज़रूरत के जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे वो ज़मीन की अरेंजमेंट हो, ज़मीन लेने की हद तक हो, तमाम किस्म की NOCs नोटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के बाद जो है वो बिल्डिंग्स उस पर तामीर होती हैं। फैसले पे नजरसानी की ज़रूरत है। गुजर नाले की कच्ची आबादी का आपने फैसला दिया कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए। वो एक कच्ची आबादी अगर है लेकिन लीज आबादी है, वो ना किसी किस्म का उनके लिए कोई तरीक़ाकार बनाया जाता है कि उनको कोई दूसरी रिहाइश दी जाए। इसमें लार्जर बेंच बनाए, वो बेंच बनाए जिसमें लोग इन्वॉल्व हो सके, लार्जर बेंच जिसमें सुनवाई हो, जिसमें ट्रायल हो, जिसमें एविडेंस हो। अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग टूट जाती है तो मैं तो ऐलान करता हूँ कि मैं कारोबार नहीं करूँगा इस शहर में, और हम इस शहर को अपना कारोबार बंद कर देंगे और हम इस शहर से कहीं और चले जाएंगे। चेयरमैन आबाद का कहना है कि जब बिल्डिंग मुकम्मल तैयार होती है वहां लोग आकर बस जाते हैं तो कुछ अनासिर जाग जाते हैं और कहते हैं कि बिल्डिंग गैर कानूनी है। तमाम इजाज़तनामों के बावजूद इमारत कैसे गैर कानूनी हो सकती है? उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की है कि उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिलती जो कि लीज जारी करते हैं, जो कि कागजात देते हैं। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, मगर मुतासरीन को मुतबादिल फराम कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, इस हवाले से अब तक कोई हतमी इक़दामात सामने नहीं आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है अबू बकर साहब ने, जो कि बिल्डर हैं नस्ला टावर के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे आबाद के साबिक चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब और सईद गनी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आ चुका है। तहरीरी फैसला ये कहता है कि जो अलॉटीज़ हैं उनको आपने रकम देनी है 3 महीने में। कहा गया है कि जो तहवील है वो कराची के कमिश्नर इसको अपनी तहवील में ले लेंगे इस टावर को, और इसके बाद इसको गिरा दिया जाएगा। तो क्या आप पैसे दे देंगे ओनर्स को? बिल्कुल, हमने अपनी लीगल टीम से बात की है, हमारे जो वकील हैं और उनसे बात की है, और हमने कहा है कि रिव्यू फाइल करेंगे, और रिव्यू फाइल करने के बाद हमारी टीम लीगल टीम इसको देखेगी। सही, तो आप इसके रिव्यू में जाएंगे, ये फैसला बिल्कुल हम रिव्यू में जाएंगे। सही। अब इस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि तजावुज़ात की गई हैं, इंक्रोचमेंट है, सर्विस रोड ब्लॉक हुआ है, जिसकी वजह से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। तो आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तजावुज़ात अगर आप 2-3 मिनट दे दें तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जी। नस्ला टावर के हवाले से, जब हमने ये प्लॉट 2005 में लिया गया है, और 1950 की ये लीज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सिंधी मुस्लिम की लीज़ है। उसके बाद 1958 में हमें ये 1044 स्क्वायर यार्ड का बेंगलो हो गया, और हमने 2005 में 1044 स्क्वायर यार्ड का ही घर हमने लिया। और ये घर लेने के बाद जब हमने सिंधी मुस्लिम को
साथ में कहा कि हमें ये कन्वर्जन पे जाना है रेजिडेंशियल टू कमर्शियल पे जी। तो उन्होंने वहाँ की मेजरमेंट कराई और मेजरमेंट कराने के बाद 77 स्क्वायर यार्ड वहाँ पे एक्सेस था। जो एक्स्ट्रा लैंड थी उन्होंने सिंधी मुस्लिम ने हमसे कहा कि इसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप हमें पेमेंट करें और पेमेंट करने के बाद हम आपको ये ज़मीन आपको दे देंगे। हमने वो पेमेंट की, सारे लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं 77 स्क्वायर यार्ड्स की, ये पे ऑर्डर्स मौजूद हैं। हमने ये सारी पेमेंट करने के बाद ये हमने फिर प्लॉट कन्वर्जन पे मास्टर प्लान में भेजा। जब मास्टर प्लान में उन्होंने फॉरवर्ड किया तो मास्टर प्लान ने हमें ये साइट प्लान इशू किया जो कि 1121 स्क्वायर यार्ड का है और ये मास्टर प्लान की एनओसियाँ लगाई गई हैं। ये पब्लिक नोटिस उस वक्त के लगे हुए हैं। उसके बाद केएमसी ने हमें एक्सट्रैक्ट इशू किया 1121 स्क्वायर यार्ड का। 1121 स्क्वायर यार्ड के बाद उन्होंने हमें एनओसी दी 1121 स्क्वायर यार्ड की। जब वो एनओसी मिल गई तो हमने SBCA में अप्रूवल के लिए सबमिट किया और हमें ये ग्राउंड प्लस 15 की अप्रूवल मिली 1121 स्क्वायर यार्ड पे। उसके बाद ये सेल एनओसी जो आम आदमी जब फ्लैट बुक कराता है जी, फ्लैट बुक कराते वो सेल एनओसी देखता है और अप्रूव प्लान देखता है, जो दोनों एनओसीज हमारे पास मौजूद थी और हमने ये यहाँ पे सारी बुकिंग की। अब जरा इस पे तफसील से बात करते हैं क्योंकि ये 780 स्क्वायर यार्ड का ओरिजिनल प्लॉट था और इसमें 264 स्क्वायर यार्ड ऐड हुआ था आपके खरीदने से पहले जी, 1958 की बात, 1958 में हुआ था आपके खरीदने से पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल या अमेंडेड लीज है उसमें इसका जिक्र नहीं है। सॉरी, इसका जिक्र नहीं है। 264 जो इजाफी जमीन है वो इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है ओरिजिनल और अमेंडेड लीज में। एक्चुअली सोसाइटी को बुलाया नहीं जा रहा कोर्ट में, सोसाइटी को बताएंगे कि उनके पास इख्तियारात हैं, उन्होंने अपने इख्तियारात से हमें ये चीज़ बेची है। मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स शो कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखी हैं कि 1958 में 264 स्क्वायर यार्ड दिया गया और फिर बाद में जब हमने ये प्लॉट कि मास्टर प्लान में भेजने के लिए उनसे फॉरवर्डिंग के लिए कहा तो उन्होंने हमें कहा कि ये आप 77 स्क्वायर यार्ड की एक्सेस पेमेंट करके दें। और ये जो 77 यार्ड की एक्सेस पेमेंट है ये उस वक्त आपसे मुतालबा किया गया जब हम रेजिडेंशियल टू कमर्शियल कन्वर्जन, रेजिडेंशियल से उसको कमर्शियल करने जा रहे थे। लेकिन कोर्ट में ये बताया गया है कि जो मुख्तियारकार थे फिरोजाबाद के, उन्होंने रिपोर्ट ये दी है कि ये इलीगली प्लॉट की साइज को बढ़ाया गया था और ये जो सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने गैर कानूनी तौर पे ये दी थी। सर जब गैर कानूनी तौर पे दी तो उसके बाद मेरे सारे SBCA से नक्शे पास हुए, सारी बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग 2 दिन में तो नहीं बन जाती, सारी एनओसीज मिली, बिल्डिंग बन गई, ऑक्यूपाइड हो गई। आज 4-5 साल के बाद ऑक्यूपाइड होने के बाद चीफ जस्टिस साहब मोहतरम साहब कहते हैं कि इस बिल्डिंग को गिरा दें। हाँ। लेकिन ये अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये तासुर है कि बिल्डर्स जो हैं वो अपना असर इस्तेमाल करके मिली भगत के साथ जो भी लोग होते हैं इंतज़ामिया में उनके साथ मिल के चीज़ों को कन्वर्ट करा लेते हैं रेजिडेंशियल से कमर्शियल। सर नहीं, हमने तो रेजिडेंशियल अप्लाई किया, उन्होंने सिंधी मुस्लिम ने उसको फॉरवर्ड किया है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ और हमें ये एनओसी दी गई है। सही। मोहसिन शेखानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन शेखानी साहब, आपने भी आज ये बात कही है कि अगर इस बिल्डिंग को गिराया गया तो आप कभी कारोबार नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ चुका है, उन्होंने तो वाज़े तौर पे इसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया है, कहा है कि इंक्रोच किया गया है, हुक्म भी दे दिया है कि जो ओनर्स है, जो बिल्डर्स है, वो पैसे फराम करें। देखिए, इसीलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। जब आप सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ही नहीं बुलाएंगे और ये बातें हो रही है 1953 जब मेरे ख्याल से आप और मैं दोनों पैदा नहीं हुए थे, जबकि बातें हम कर रहे हैं। और ये चीजों तो आपको आज के दौर में हमें देखनी चाहिए। जब इन्होंने अप्रूवल करवाई, ये कमर्शियल डिक्लेयर रोड है शाहराह फैसल, ये कॉर्नर है शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन का, तो ये तो उस वक्त के रोड है। और जब भी कोई एक्सेस लैंड क्यों होती है, जब रोड वाइडनिंग होती है, पहले ये 280 फीट का रोड था, फिर ये 240 फीट का रोड हुआ शाहराह फैसल, जो पूरा शाहराह फैसल अब देखें तो 240 का आज भी नहीं है, आधी जगहों पे 120 का है। उसको कभी नहीं सही किया। जो हमारा कहना है, जो काम अप्रूवल के साथ कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है, जो डॉक्यूमेंटेड है उसको प्रॉब्लम आ रहा है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में हो रही है उसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा, जो गलत तरीके से शहर 56% कच्ची आबादी बना हुआ है उसको कोई मसला नहीं है और कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही है। ये लीगल काम करना मुश्किल हो गया है तो फिर कैसे काम होगा, लोग कैसे पैसे देंगे। पिछला जो ऑर्डर था एक रॉयल पार्क का, उसका जो ऑनर था एक अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके ऑर्डर के बाद एक को कैंसर हो गया। और ये लेकिन मोहसिन साहब देखिए, मोहसिन साहब 2-3 मसाइल हैं, एक ये लोग भी मर जाएंगे और जिनका है वो भी मर जाएंगे। मोहसिन साहब 2-3 मसाइल हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला है, एमिनिटी प्लॉट्स पर प्लाजाज बनाने का इशू है यानी कि चाइना कटिंग वगैरह, और इसके अलावा गैर कानूनी अलॉटमेंट का। अब इसमें मुझे आप खुद बताइए कि जब एक बिल्डर
वो पार्क की जमीन पे बिल्डिंग बना रहा होता है तो उसको नहीं पता ये एक एमिनिटी प्लॉट है, उसको यकीनन पता होता है। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे जो है वो सिंध हुकूमत ने, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया इसलिए मैंने बना ली। वो खुद भी एक कारोबारी शख्सियत होता है, पैसा लगा रहा होता है, उसको पता है कि ये पार्क की जमीन पर मैं नहीं बना सकता, मैं नाले पे घर नहीं बना सकता, ये तो उसको पता होता है ना। मैं बिल्कुल आपका कहना है, हम तो कह रहे हैं जो भी इलीगल हो रही है उसके साथ नहीं है, ना पार्क है, ना एमिनिटीज है, ना नाले पे है। हम इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ है। हमारी तो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आबाद तो एक खुद रजिस्टर्ड है। हम अपने मेंबर्स को वही सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है, एनओसी होती है तो अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन आज आप लोग दिफा कर रहे थे ना कि जो नाले पे भी किसी ऐसे डिपार्टमेंट भेजे दुनिया में, आप कहें कि आप यहाँ से एनओसी ले, वो सही होगी। हर कोई आने वाला अगर ये चीजें इसी तरह होगी तो काम नहीं होगा ना सर। हम कहाँ खड़े होंगे, लोगों को कैसे जवाब देंगे हम? अच्छा, सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब, अब क्या करेगी इंतजामिया? ऑर्डर आ चुका है कि जो नस्ला टावर है उसको कब्जे में लिया जाए, वहां से रहायशियों को हटाया जाए और जल्द से जल्द इसके बाद इस बिल्डिंग को गिराया जाए, और जो बिल्डर्स हैं उनको भी कहा है कि जो लॉटीज हैं उनको पैसे दिए जाएं। तो क्या सिंध हुकूमत ये करेगी काम? मैं तो सुबह से कि बाहर हूँ, मैंने भी वो ऑर्डर पढ़ा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो इंतजामिया तो पाबंद इस बात पर उसके पर अमल करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो फैसला अगर इस किस्म का कोई है कि पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाए तो शायद इसको फौरी तौर पर गिराने से पहले अगर कोई और इसके पहले देख ली जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इसलिए कि जो अभी बात आप कर रहे थे मौसम पे, इसमें मुख्तलिफ इशूज़ अलग अलग आपने देखा है। आप गलत ज़मीन की अलॉटमेंट को इलीगल कंस्ट्रक्शन से नहीं जोड़ सकते। पार्क में होने वाले कब्जे को अगर किसी ने बिल्डिंग लॉज की कोई वायलेशन की तो उसके साथ आप नहीं जोड़ सकते। सब चीज़ें अलग अलग हैं। अगर तो इस केस में कहीं कोई वायलेशन हुई भी है, इस वक्त उस बिल्डिंग की जो मिल्कियत है वो बिल्डर के पास नहीं है, जो मेरी मालूमात है। वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने अपार्टमेंट्स बुक कराए, पोजीशन ले लिया और अब वो अपने अपार्टमेंट्स के मालिक बन गए। अब वहाँ जो भी एक्शन होगा उसका जो फौरी तौर पे नुकसान होगा वो उन लोगों को होगा जो वहाँ पर रह रहे हैं, अपने घर के अंदर रह रहे हैं। अगर एक ही दिन में हम उनको बेघर करेंगे तो ये किसी भी तरह से मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। हमें देखना चाहिए कि उनका अदालत कैसे कर सकते हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट का अगर ये ऑर्डर है कि बिल्डर अदालत करे तो पहले तो उनको फ्लैट लेकर दें उसकी की कीमत के ऊपर, ताकि वो वहाँ चले जाएं, उसके बाद उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। लेकिन अभी जो रहने वाले लोग हैं, मैं नहीं समझता कि उनका कोई इसको लेकिन सईद गनी साहब, इसमें देखें अदालत तो अब इस पे एक मैटर को टेकअप कर रही है, लेकिन आप लोग तो सिंध हुकूमत जो शहरी इंतजामिया है, क्या वो नहीं देख रही होती कि जब कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो किस तरीके से सर्विस रोड ब्लॉक हो गया है? अगर इस तरह के मामला है या नाले पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है या पार्क और दूसरे एमिनिटी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उस वक्त एक्शन लेना चाहिए ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी तो लोग तनकीद करते हैं कि देखें वहां पे रिहायशी मौजूद है, उनका क्या होगा? पहले एक्शन ले लिया जाता या अब भी उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो कम से कम आइंदा नहीं होगा ये मामला। देखिए, मुझे तो अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसमें क्या कहा गया कि नाले के ऊपर बना हुआ है या किस चीज के ऊपर बना हुआ है। मेरी मालूमात में नाला तो शायद नहीं, ये वाला केस नस्ला टावर की बात नहीं कर रहा, नाले का इनका तो जो मामला था वो हमने डिस्कस किया है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँ, लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही होती है उसे रोकना आसान होता है, लेकिन बदकिस्मती से जब ये हो रही थी चीजें ना उस वक्त रोका गया और ना आज जब चीजों को दुरुस्त करने की बात हो रही है तो उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं उनका कहीं तस्करा आ रहा है। कहीं जिक्र नहीं है कि पार्कों पे कब्जे किसने करवाए थे, ग्राउंड से कब्जे किसने करवाए थे, नाले में दुकानें किसने बनवाई थी। ये कोई भी चीज पीपुल्स पार्टी के दौर में नहीं हुई है। फिर भी वो इल्जाम हम पे, लेकिन हम इल्जाम लेने को तैयार हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी बिल्डर ने गलत किया है, अगर किसी सरकारी अफसर ने गलत किया है, अगर किसी हुकूमती एहलकार ने गलत किया है, उनको पहले आप सजा दें। ये पहले बिल्डिंग गिरा देना उसके बाद उनको सजा देना, ये मैं नहीं समझता कि कोई सर यहाँ सवाल तो ये होगा कि अगर आपके दौर से पहले भी हुआ है, अब आप हुकूमत में हैं, आप पता करें कौन थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में, कौन थे, कौन लोग थे जिन्होंने काम किया है। मैं गुजारिश करूँ आपसे, शायद हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होता कि अगर कहीं पर गलत ही सही हजारों घर बन गए हों, लोग आबाद हो गए हों और हुकूमत जाकर उनको उस बुनियाद पे गिरा दे कि ये चीजें जमीन किसी और मकसद की नहीं थी। गलतियां हुई हैं लोगों से, सबको पता है किसने की है। लेकिन आज अगर आप मुझे कहें कि कराची शहर में अगर 10,000 घर गलत जगहों पे बने हुए तुलवा दो, भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुलवा सकूँ, ना ही मैं बात कर सकूंगा।
इसलिए कि 10,000 घरों के अंदर लाखों लोग रहते हैं। ये कि इंसानी अलमिया जन्म ले लेगा, ये इतना आसान सा इशू नहीं है। गलतियां हुई है, गलत हुआ है, ठीक है सही साहब, कोई कसूर नहीं, घरों में लोग रह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। अबू बकर साहब और मोहसिन शेखानी हमारे साथ मौजूद थे। ये कह रहे हैं कि रिव्यू में जाएंगे क्योंकि कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि जो अलॉटीज़ हैं उनको 3 महीने के अंदर पैसे दिए जाएं, वरना अलॉटीज़ मार्कअप भी मांग सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। फिर वेलकम बैक। पाकिस्तान में बच्चों से ज्यादती, जिनसी हरासानी और तशद्दुद समेत ऐसे दीगर वाकयात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। एक तहकीक के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान में बच्चों से ज्यादती के तकरीबन 3000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये रिपोर्टेड केसेस की तादाद है। जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो इससे कई ज्यादा हो सकते हैं। और तशवीश की बात यह है कि इस किस्म के अक्सर केसेस उन तालीमी इदारों से सामने आ रहे हैं जहां हम अपने बच्चों को दुनियावी या दीनी तालीमात हासिल करने के लिए भेजते हैं। जिनसी ज्यादती और जिनसी हरासानी जैसे वाकयात हमारे माशरे के लिए तशवीश का बायस है। हमारे मुल्की कवानीन और शरीयत दोनों एतबार से इस किस्म के जराइम इंतहाई शर्मनाक है और ये करने वाला शख्स चाहे स्कूल या यूनिवर्सिटी का कोई उस्ताद हो या मदारिस का ओहदेदार, ये हर तरह से काबिल मजम्मत और काबिल गिरफ्त जुर्म है। लेकिन इस किस्म के शर्मनाक हरकत करने वाला अगर कोई मुफ्ती या आलिम दीन हो तो इस जुर्म की संगीनी मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमारे माशरे के वो लोग हैं जो अवाम को तज़किया नफ्स की तालीम देते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं और मजहब की तालीम आम करते हैं। पिछले दिनों लाहौर में इसी किस्म का एक वाक़या सामने आया जहां मदरसे मंजूरुल इस्लाम के मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने साबिर शाह नामी तालिब इल्म को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और जब इस वाक़े से जुड़ी शर्मनाक वीडियो वायरल हुई तो इसने सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया कि एक बड़ी उम्र के आलिम अपने तालिब इल्म के साथ जिनसी ज्यादती में मुलविस हैं। और फिर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 17 जून को मुकदमा दर्ज किया जिसमें हम जिन्स परस्ती और जिनसी ज्यादती के दफात शामिल हैं। पिछले 3 रोज से पुलिस इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी, जिसके बाद आज पुलिस ने अजीजुर रहमान को इसके एक बेटे समेत मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके दूसरे बेटे को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है और अब कल इन तीनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से मरकजी मुल्जिम की बरवक्त गिरफ्तारी एक अहम कदम है, मगर इससे ज्यादा अहम बात यह है कि पुलिस बरवक्त तहकीकात मुकम्मल करे और ठोस शवाहिद और इंसाफ के असूलों की बुनियाद पर केस को हल करे और अदालत फौरी तौर पर मुतासरा शख्स को इंसाफ फराहम करे। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी ने इस हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती के केस को टेस्ट केस के तौर पर लिया जाएगा। साइंसी तरीके कार के तहत मामले की तफ्तीश और पूछगछ करेंगे और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुल्जिम को अदालत से सजा दिलवाएंगे। अहम बात यह है कि तालिब इल्म की जिनसी ज्यादती का मामला सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि मदारिस की तमाम तंजीमों के लिए भी एक टेस्ट केस होना चाहिए, क्योंकि इस वाक़े को लेकर कई मनफी पहलू सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मनफी पहलू यह है कि सवात के गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला ये तालिब इल्म पिछले 3 साल से ज्यादती का सामना कर रहा था। इसने मदरसे की इंतजामिया और वफाकुल मदारिस के सेक्रेटरी जनरल कारी हनीफ जालंधरी को भी इस हवाले से एक से ज्यादा मरतबा आगाह किया था, मगर उस वक्त मुतासरा तालिब इल्म की नहीं सुनी गई। इस हवाले से हमने कारी हनीफ जालंधरी से मौक़िफ़ जानने के लिए मुसलसल कोशिश की, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता हमारा नहीं हो सका। तालिब इल्म ने मुकदमे में यह भी कहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद उसकी जान को भी खतरात लाक है, जबकि दूसरी तरफ मुल्जिम अजीज़ुर रहमान ने तमाम इल्ज़ामात को अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा है कि ये तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब मदरसे की इंतज़ामिया को पहली मरतबा ये शिकायत मिली तो उसी वक्त फौरी तहकीकात करके एक्शन ले लेना चाहिए था, मुल्जिम को गिरफ्तार करवाना चाहिए था ताकि नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इंतजामिया ने इस मामले को मुसलसल नज़रअंदाज किया। और अब वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद वफाकुल मदारिस ने मदरसे से इलाक़ ख़त्म करके इदारों से मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दिलवाने की अपील तो की है, मगर बेहतर होता कि वफाकुल मदारिस और नामवर उलमा कराम इस हवाले से खुद बर वक्त आवाज़ उठाते और इसकी शदीद मजम्मत करते। वफाकुल मदारिस ने बेशक इस मामले पर आवाज़ तो उठाई है, लेकिन अगर हम वाकई समझते हैं कि ये एक बड़ा मसला है और इस मसले का संजीदगी से हल निकालना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जय्यद और नामवर उलमा कराम भी इस हवाले से आवाज़ उठाएं, खुलकर इन वाक़यात की मजम्मत करें ताकि इन वाक़यात को रोका जा सके और इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम उठाना ज़रूरी है।
क्योंकि हमारे माशरे में उलमा की आवाज़ सुनी जाती है, वो इस माशरे में एक अहम मुकाम रखते हैं। इसलिए उलमा इकराम खामोश रहने के बजाय आवाज़ उठाएं, इन वाक़यात की खुलकर मजम्मत करें ताकि इन मसाइल का हल निकाला जा सके। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 22,000 से ज़ायद मदारिस रजिस्टर्ड हैं, जिनमें कम अज़ कम 22 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जिनका ताल्लुक कमज़ोर और गरीब घरानों से होता है। वो अपने घर बार छोड़कर आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। ये बच्चे रिहाइश से लेकर खाने पीने तक इनकी इंतज़ामिया पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनके लिए आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो बड़े उलमा कराम है वो इन बच्चों की आवाज़ बने और इन बच्चों को मदारिस में महफूज माहौल फराम करने के लिए अमली इक़दामात भी उठाएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।